नमस्कार दोस्तों, आकार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, विजयराम टेस्ट सीरीज के अंतर्गत यूनिट 7 प्रीलिम्स का जो प्रश्न पत्र है वो हुआ था और उसके बेस्ट आंसर क्या क्या हो सकते हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने का हम प्रयास करेंगे। ये जो पेपर है विद्यार्थियों, ये लगभग 15 तारीख को हुआ था और 15 तारीख के अंतर्गत विद्यार्थियों यूनिट 7 जिसमें पोषण आहार, पोषक तत्व, अपना पर्यावरण के साथ साथ में उपग्रह टेक्नोलॉजी आदि से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो उनका बेस्ट आंसर क्या क्या बन सकता है, आज के लेक्चर में हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो बिना समय गवाए आइए प्रारंभ हम करते हैं। पहला प्रश्न क्या है और इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। विद्यार्थियों, पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हमसे पूछा गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वाशियोरकर रोग विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। दिख ही रहा है हमको, ये क्वाशियोरकर रोग विटामिन की कमी से नहीं होता है। क्वाशियोरकर रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से शरीर के वजन में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है। सोडियम की कमी से हाइपोनेट्रीमिया रोग होता है, यह भी बिल्कुल सही है। मांसपेशियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में ऐंठन होता है, व्यक्ति को निरंतर वोमिटिंग होती है, चक्कर आते हैं, कमजोर हो जाता है। तो प्रश्न हमसे पूछा है, उपयुक्त में से सत्य कुट का चयन कीजिए। तो सत्य कुट हमारे पास में दो ही है, एक है 2 और 3। तो 2 और 3 हमको कहां पर दिख रहा है? 2 और 3 हमको दिख रहा है डी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि केवल 2 एवं 3 वाला ही सही है, पहला वाला कथन हमारा सही नहीं है। क्लियर है विद्यार्थियों? तो सामान्य रूप से इसका बेस्ट आंसर बन जाता है हमारा डी। दूसरे प्रश्न की हम बात करें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? बड़ा जेन्युइन प्रश्न है और कई बार विद्यार्थियों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में हुई थी। सभी जानते हैं इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो मानव जाति की सेवा में उपग्रह प्रौद्योगिकी, बेसिक रूप से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हम भारत में क्यों अपनाएंगे? इसका मूलभूत जो उद्देश्य रहेगा वो सिर्फ और कोष की जाति की सेवा रहेगी, मानव जाति की सेवा रहेगी। और बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहीं और नहीं, वो कहां पर है विद्यार्थियों? बेंगलोर यानी कि बेंगलुरु में है। क्लियर है? तो बेस्ट आंसर हमारा बन जाता है कौन सा? डी, यानी कि 15 अगस्त 1969 को ही इसरो की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ लिखे हैं उपग्रह और एक तरफ लिखे हैं क्या? उद्देश्य। उपग्रह में पहला उपग्रह लिखा है टीईएस। टीईएस के बारे में कहा जाता है यह भारत का पहला सैनिक उपग्रह है, यानी कि पहले का हो जाता है। अगला है ईएमआई सेट। ईएमआई सेट के बारे में कहा जाता है कि यह भारत का पहला एआई आधारित उपग्रह है, यानी कि इसका हो जाता है 2। कल्पना 1 के बारे में कहा जाता है यह भारत का पहला मौसम उपग्रह है। और जी सेट 7 के बारे में कहा जाता है कि यह भारत का पहला नौसैनिक उपग्रह है, यानी कि आंसर हो जाता है 3 2 4 1। तो बेस्ट आंसर हमारा बन जाता है 3 2 4 1 बन जाता है, याद रहेगा। अगले प्रश्न की यदि हम बात करते हैं, आदित्य L1 मिशन संबंधित में असत्य कथन का हमने चुनाव करना है। सूर्य से संबंधित आदित्य L1 मिशन जो था, इससे संबंधित इन चारों में से हमने असत्य कथन का चुनाव करना है। पहला कथन है, यह सूर्य और कोरोना का अवलोकन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है, बिल्कुल सही है। इसमें कुल मिलाकर 4 पेलोड हैं, यह गलत है। इसमें 4 नहीं विद्यार्थियों, इसमें 7 पेलोड हैं, तो बी वाला कथन गलत हो जाता है। यह मिशन PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया था, यह बिल्कुल सही है। और आदित्य L1 मिशन के L1 का नाम लेग्रेज बिंदु है, 1 है, यह भी बिल्कुल सही है। तो गलत कथन जो है हमारा वो कौन सा हो जाता है? बी। इसमें 4 नहीं विद्यार्थियों, इसमें कितने पेलोड माने जाते हैं? 7 पेलोड हैं। तो बेस्ट आंसर हमारा बन जाता है बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया बीमारी को फैलने से रोकने हेतु कितने वर्ष के बीच के लोगों में स्क्रीनिंग की जाएगी? तो 1 जुलाई 2023 से मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से जो सिकल सेल एनीमिया की शुरुआत हुई है, उसके पहले 3 वर्षों में लगभग 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। और इन 7 करोड़ लोगों में 0 से लेकर 40 वर्ष की आयु तक के लोगों को
हम सम्मिलित करेंगे, यानी कि 40 वर्ष तक के लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी आयु 0 से 40 वर्ष है और साथ साथ में वो सिकल सेल एनीमिया के वाहक या फिर सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हैं। तो बेस्ट आंसर बन जाता है हमारा 0 से 40 वर्ष, याद रहेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम किस बजट में पेश किया गया था? बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है विद्यार्थियों कि मिशन ही चला था 1 जुलाई 2023 को, तो केंद्रीय बजट 2023 में सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा की गई थी। तो बेस्ट आंसर हमारा बन जाता है डी वाला, यानी कि केंद्रीय बजट कितने 2023 में? 2023 में, याद रहेगा विद्यार्थियों। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र में, चारागाह का मतलब घास का मैदान, ऊर्जा पिरामिड होता है, कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, गोलाकार बनेगा, मिश्रित बनेगा? प्यारे विद्यार्थियों, ऊर्जा का जो पिरामिड है वो आप कहीं पर भी बनाओ, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ही विद्यार्थियों सीधा बनता है, क्योंकि हम सभी को पता है ऊर्जा को निर्माण करने वाले प्राथमिक स्रोत हरे पौधे होते हैं और हरे पौधों से ऊर्जा जब अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में जाती है तो 90% ऊर्जा लॉस हो जाती है। मात्र एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में 10% ऊर्जा का ही संचयन होता है। इसे लिंडेमान का 10% का नियम भी कहा जाता है। तो हमेशा पिरामिड कहीं पर भी आप बनाओ, पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर पोषक स्तर तक जाते जाते ऊर्जा कम होती है। तो इसका पिरामिड हमेशा क्या बनता है? सीधा। तो याद रखना, हमेशा ऊर्जा पिरामिड कैसा बनता है? सीधा बनता है। अगला प्रश्न है, जेल में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सुपोषण का अर्थ यहां पर यह हो गया कि जब भी कोई झील है तो इस झील के अंदर वनस्पतियों का विकास, सबसे ज्यादा शैवालों का विकास किस कारण से होता है? जब किसी भी झील में बहुत ज्यादा प्राथमिक उत्पादक की संख्या हो जाए या बहुत ज्यादा पेड़ पौधों का विकास हो जाए, पेड़ पौधों से मेरा आशय है शैवाल, क्योंकि जलाशयों के अंतर्गत पेड़ पौधे तो नहीं होते हैं, जलाशयों में शैवाल होते हैं, वही प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक होते हैं। तो विद्यार्थियों, सुपोषण स्थिति का मेन रीजन कोई और नहीं, यह नाइट्रोजन और फास्फोरस है। नाइट्रोजन और फास्फोरस के द्वारा ही विद्यार्थियों शैवालों की संख्या में बहुत अत्यधिक वृद्धि होती है और ऐसी झील सुपोषण कहलाती है। जब इनकी वृद्धि होती है तो फिर अपशिष्ट भी बनने लग जाता है। अपशिष्ट का विघटन करने के लिए सूक्ष्म जीव विद्यार्थियों जल में घुली हुई ऑक्सीजन यानी कि डीओ का उपयोग करने लग जाते हैं। जिस डीओ का उपयोग सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए करते हैं उसे हम बीओडी के नाम से जानते हैं। जब विद्यार्थियों बीओडी की मात्रा 5 मिलीग्राम पर लीटर में हो जाए, इतनी हो जाए तो पानी को हम प्रदूषित मान लेते हैं। यह पर्यावरण वाले फंडे में हम पढ़ते हैं, पर अभी हमसे पानी प्रदूषण वगैरह नहीं पूछा है, हमसे तो पूछा है झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो सुपोषण होने का कारण यानी कि शैवालों का विकसित होने का जो कारण है वो नाइट्रोजन और कौन सा फोरस है विद्यार्थियों? फास्फोरस है। क्लियर है। अगली यदि हम बात करें यहां पर प्रश्न के, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम अब प्रारंभ किया गया। बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में की गई है, जिसके तहत 10 से लेकर 19 वर्ष तक के किशोर और किशोरियों को सम्मिलित किया गया है, जिसके तहत उनके पोषण, उनकी शिक्षा और साथ साथ में विद्यार्थियों उनको इस योग्य बनाया जाता है कि जिससे हम विकसित भारत का सपना देख सकें। तो याद रखना विद्यार्थियों, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हमने कितने 2014 में करी है? 2014 में करी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पोषण मिशन, हम जानते हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत 2018 में हुई थी, उसी की हम बात कर रहे हैं कि उद्देश्य है। पहला लिखा है, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण के बारे में जागरूकता पैदा करना। बिल्कुल सही है। छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया के मामले को कम करना, यह भी बिल्कुल सही है। बाजरा, मोटे अनाज और बिना पॉलिश किए हुए चावल की खपत को बढ़ावा देना, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। पोल्ट्री अंडे की खपत को बढ़ावा देना, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है। ये जरूर कहते हैं कि कुपोषण को दूर करने वाले हमें पोषक तत्वों का सेवन करना चाहिए, पर राष्ट्रीय पोषण मिशन ने ऐसी लाइनें कहीं से कहीं तक नहीं लिखी हुई हैं। तो बेस्ट आंसर कौन से कथन सत्य हैं
तो हमारा पहला और दूसरा कथन हमारा क्या हो जाता है, सत्य, यानी कि इसका बेस्ट आंसर बन जाता है 1 एवं 2, बाकी सब जो है वो क्या है, गलत है। अगला, पल्स पोलियो कार्यक्रम के संबंध में हमें असत्य कथन का चुनाव करना है। यह कार्यक्रम 1995 को प्रारंभ किया, बिल्कुल करेक्ट बात है। इसके क्रियान्वयन में यूनिसेफ का सहयोग रहा, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष बच्चों में ही पोलियो रोग को समाप्त करने का लक्ष्य था। अगला, इसमें 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाई गई है, नहीं, ये गलत है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 2-2 की बूंद पोलियो की हम दवाई पिलाते हैं। सन 2014 में भारत पोलियो मुक्त देश घोषित हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला सही है, बी सही है, डी सही है, कौन सा गलत है, सी वाला गलत है। तो बेस्ट आंसर हमारा बन जाता है क्या, सी, यह गलत है। इसमें 0 से 10 नहीं, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे इसमें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का मुख्यालय कहां पर है। द्रव प्रणोदन प्रणाली का अर्थ हो गया है द्रव ईंधन का विकास करना। रॉकेट की हम बात करें, उपग्रहों की हम बात करें, जिसमें लिक्विड फ्यूल का हम उपयोग करते हैं, इसका विकास करने वाला जो मुख्यालय या केंद्र है, यह वलियामला कहीं और नहीं, ये कहां पर स्थित है, केरल। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले का एक हिस्सा है, इसका नाम है वलियामला। वलियामला में ही विद्यार्थियों द्रव प्रणोदन प्रणाली का केंद्र का क्या है, वहां पर मुख्यालय है, याद रहेगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भ्रू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है, और एक उपग्रह ऐसी कक्षा में जब कक्षा भूतुल्यकारी होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है, कक्षा परिधि की भूमध्य रेखा के समतल होती है, कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है। तो हमको क्या करना है विद्यार्थियों, हमसे पूछा है कि कौन सा कथन हमारा इसमें से नहीं हो सकता है। तो याद रखना, कूट दिया है केवल 1 2 3, केवल 1 2 3 3, कुलकला दिया है केवल 2 और 4, और फिर दिया है विद्यार्थियों हमारा क्या, केवल 1 और यो। तो हमारा बन जाता है केवल 1 2 और 3 ही सही है। हमसे पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो याद रखना विद्यार्थियों, तीनों कथन तो सत्य हैं, लेकिन ये वाला जो कथन है ये हमारा क्या है विद्यार्थियों, गलत है। गलत का मतलब ये हो गया 22,236 लगभग ये मिल होता है। किलोमीटर में यदि हम निकालें तो लगभग 33,000 के समथिंग किलोमीटर निकलता है। तो बेस्ट आंसर बन जाता है हमारा ए, केवल 1 2 और कौन सा विद्यार्थियों, हमारा 3 वाला कुट सही है। बाकी चौथा वाला जो कुट है वो पूरी तरीके से क्या है, गलत है। ये देखो लगभग 33,786 किलोमीटर होती है, जबकि वहां पर 22,236 किलोमीटर लिख दिया, वो किलोमीटर नहीं, वो क्या होता है, मिल होता है। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय उपग्रह के संबंध में असत्य कथन का हमें चुनाव करना है। पहला कथन है ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर गति करते हैं, बिल्कुल सही है। अगला है ये सूर्य के सापेक्ष स्थिर हैं, ये भी सही है। इनकी कक्षा पृथ्वी तल से लगभग 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती, ये गलत है विद्यार्थियों। जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं इनकी कक्षा विद्यार्थियों पृथ्वी के तल से 2000 किलोमीटर ऊपर नहीं, इनकी कक्षा पृथ्वी के तल से 1000 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है। डी, इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी और सुदूर संवेदन में किया जाता है, ये सही है। तो असत्य कथन हमारा कौन सा हो जाता है, सी, यानी कि सी वाला गलत है। बाकी तीनों कथन हमारे बिल्कुल सही है। ए सही है, बी सही है और डी सही है, और सी वाला कथन क्या है, गलत है। क्लियर है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, आचार्य जगदीश चंद्र बसु, याद रखना जेसी बोस नहीं लिखा है, जगदीश चंद्र बसु लिखा है, के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करना है। इन्होंने रेडियो के आविष्कार का पहला यांत्रिक प्रयोग किया, बिल्कुल पहली बार रेडियो के आविष्कार का यांत्रिक प्रयोग इन्होंने ही किया था। निसंदेह रेडियो का आविष्कार जो है यह मार्कोनी ने किया था, पर पहला यांत्रिक प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। जैव भौतिक नामक विज्ञान की नई शाखा का सूत्रपात किया, यह भी सही है। किस्कोग्राफ नामक यंत्र बनाया, यह भी सही है। तो आचार्य जगदीश चंद्र बसु के बारे में
सभी कथन सही है, यानी कि बेस्ट आंसर बन जाता है हमारा कौन सा, डी वाला आंसर, याद रहेगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन हमको करना है। एक तरफ लिखा है अभियान, एक तरफ लिखे हैं उद्देश्य। पहला तरफ लिखा है ममता अभियान, मातृ में शिशु मृत्यु रोग कम करना, बिल्कुल सही है। लालिमा अभियान, एनीमिया रोग से मुक्ति, ये भी बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट उड़ीता, बाल विवाह की रोकथाम, नहीं ये अलग है। बाल विवाह की रोकथाम लाडो अभियान है। उदिता प्रोजेक्ट का जो संबंध है महिलाओं और किशोरियों में होने वाली जो महामारी होती है, उस महामारी के लिए स्वच्छता के लिए जागरूकता उत्पन्न करने वाला, उन्हें संसाधन उपलब्ध कराने वाला जो अभियान है वो प्रोजेक्ट उदिता है। तो हमारा असुमेलित युग्म जो है वह सी है। बाकी एक सही है, बी सही है और डी वाला भी सही है, सी वाला हमारा गलत है, यानी कि सी वाला। आगे हम बात करें विद्यार्थियों, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई। हम सभी जानते हैं भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की जो शुरुआत है यह 1985 में हुई थी। कहानी अब सबको पता है, भारत में टीकाकरण की शुरुआत वैसे तो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के द्वारा 1978 में हुई थी, पर भारत सरकार ने ईपीआई को संशोधित करके 1985 में एक नया रूप दे दिया और नए रूप को नाम दिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और इसी को हम नाम देते सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम हमसे पूछा है, इसकी शुरुआत भारत में कब हुई है, 1985 में हुई है, याद रहेगा। जननी सुरक्षा योजना के संबंध में असत्य कथन का हमें चुनाव करना है। जननी सुरक्षा योजना जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में एक मील का पत्थर साबित हुई है, उसी योजना के बारे में हमें असत्य कथन का चुनाव करना है। पहला कथन है योजना 2008 में प्रारंभ हुई, देखो यही गलत हो गया। हम सभी जानते हैं योजना का जो प्रारंभ है यह 12 अप्रैल 2005 में ही भारत गणराज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती, सुंदर और टिकाऊ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए हमने एनआरएचएम मिशन की शुरुआत करी थी, और एनआरएचएम मिशन के तहत ही 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना का भी शुभारंभ किया गया था। तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है, बाकी बी सही है, सी सही है और डी सही है। तो बेस्ट आंसर हमारा हो जाता है कौन सा विद्यार्थियों, ए वाला हो जाता है। अगला, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना शुरुआत में कहां की गई थी। हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना शुरुआत में कुन्नूर यानी कि तमिलनाडु में की गई थी, बाद में इसे हैदराबाद में ट्रांसफर किया गया। तो ऐसा पूछ ले कि वर्तमान में राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहां पर स्थित है, तो वर्तमान में राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है, पर पहले स्थापना कहां पर की गई थी, तो पहले स्थापना तमिलनाडु में कहां पर की गई थी, कुन्नूर में की गई थी। तो बेस्ट आंसर बन जाता है हमारा ए, यानी कि कुन्नूर में की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के आधार पर सत्य कथन का हमें चुनाव करना है। वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा 67.5 से 70 करना है, बिल्कुल सही बात है। 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर ने 2.1 तक लाना है, यह भी बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य परिवेश में सुधार हेतु 10 क्षेत्र प्राथमिकता वाले चिन्हित है, नहीं, स्वास्थ्य सुधारने क्षेत्र हेतु 10 नहीं 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। तो सत्य कथन हमारे 1 और 2 हैं। 1 और 2 कहां पर लिखा है, यहां, लेकिन इसका आंसर बन जाता है 1 एवं 2, यानी कि ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है, असुमेलित युग्म का चयन करना है। एक तरफ लिखा है योजना, एक तरफ लिखा है प्रारंभ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017, बिल्कुल सही है। मिड डे मील 2 अक्टूबर 1999, ये गलत है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1999 में नहीं 1995 में की गई थी, और याद रखना 2021 में इसका ही नाम चेंज होकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना हो गया है। आईसीडीएस 1975 करेक्ट है। लक्ष्य कार्यक्रम 11 दिसंबर 2017 करेक्ट है। कौन सा असुमेलित है, तो बी वाला असुमेलित है, यानी कि मिड डे मील कार्यक्रम वाला असुमेलित है। अगला, आयुष चिकित्सा में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सम्मिलित नहीं है। हम जानते हैं आयुष चिकित्सा पद्धतियां गैर एलोपैथिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, जिसमें आयुष है, आयुर्वेद है, योग है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है। बाद में इसमें नेचुरोपैथी और सेवा रिक्पा को भी जोड़ दिया गया है। तो आयुष चिकित्सा पद्धतियों में एलोपैथी नहीं है, बाकी होम्योपैथी है, यूनानी है और क्या है, योग है। तो बेस्ट आंसर बन जाता है हमारा ए, यानी कि कौन सा पैथी विद्यार्थियों, एलोपैथी।
याद रहेगा। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य नीति किस वर्ष घोषित की गई है? तो भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य नीति विद्यार्थियों 2014 में घोषित की गई है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में चलाया गया था। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014 में घोषित की गई है। और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम मानसिक रोगियों के स्वास्थ्य के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह अधिनियम 2017 में पारित किया गया है। तो अधिनियम 2017, नीति है 2014 और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में चलाया गया था। क्लियर है विद्यार्थियों। अगले यदि हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग का उदाहरण नहीं है? ऐसा रोग हमें देखना है जो कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। तो वैसे बड़ा आसान है, कोविड-19 सार्स कोविड 2 वायरस से होता है, मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम से होता है, हर्पीज जो कि हर्पीज वायरस से होता है, डायबिटीज विद्यार्थियों इंसुलिन की कमी से होता है। हालांकि दो प्रकार का होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस टाइप 2। तो ध्यान रखना, मधुमेह जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, बाकी ऊपर वाले तीनों के तीनों कम्युनिकेबल डिसीज ही हैं। क्लियर है। तो आंसर हमारा बन जाता है डी, यानी कि डायबिटीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है? सभी जानते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाता है, कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है। अगले प्रश्न की हम बात करें, रेबीज रोग के कारण शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हम सभी जानते हैं कोई भी कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया कोई भी जीव हमें काट लेता है तो इनकी लार में एक वायरस पाया जाता है जिसे हम रेब्डो वायरस कहते हैं या लीजा वायरस कहा जाता है। जब यही वायरस हमारे ब्लड में मिल जाता है तो ब्लड के द्वारा यह हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाता है और हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इस रोग की अधिकता में व्यक्ति पानी से डरने लग जाता है और पानी से एक बार डरने लग जाए तो इसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। उसके बाद इसका कोई उपचार नहीं है, जब दिमाग में एक बार कौन सा रस चला जाए, वायरस चला जाए। तो याद रखना नर्वस सिस्टम इसमें प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? तो कवक द्वारा नहीं होने वाला रोग है पायरिया। पायरिया परजीवी से होता है जिसका नाम है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। एंट अमीबा जिंजीवेलिस परजीवी जब शरीर के अंदर पहुंच जाता है तो यह हमारे मसूड़ों में गंभीर इंफेक्शन उत्पन्न करता है। मसूड़ों से रक्त एवं पस निकलने लग जाता है, फलस्वरूप दांत भी हिलने लग जाते हैं, मुंह से दुर्गंध आने लगती है। इसी रोग को हम पायरिया के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का हमने चुनाव करना है। बीसीजी का टीका क्षय रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए, बिल्कुल सही है। ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन पीलिया रोग से बचाव के लिए, नहीं, गलत है। ओपीवी पीलिया नहीं, पोलियो रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो असत्य कथन हमारा सी हो जाता है। एमआर वैक्सीन मिजल्स एंड रूबेला, खसरा, गोलसुआ और रूबेला से बचाव के लिए, ये बिल्कुल सही है। कौन सा सही नहीं है? तो सी वाला हमारा सही नहीं है। तो याद रखना ओपीवी का टीका पीलिया नहीं, पोलियो रोग से हमारी सुरक्षा करता है। क्लियर विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे एलिजा परीक्षण, एलिजा टेस्ट किस रोग के परीक्षण के लिए किया जाता है? तो एलिजा टेस्ट जो है एड्स के परीक्षण के लिए किया जाता है। यह एंटीजन एंटीबॉडी एक परीक्षण होता है जिसमें एक एलिजा किट ली जाती है और संक्रमित व्यक्ति का ब्लड सैंपल लिया जाता है। जब ब्लड सैंपल को उस किट के ऊपर डालते हैं और यदि उसमें वो रोगाणु है तो एक निश्चित रोगाणु अपनी एक निश्चित एंटीबॉडी से क्रिया करता है और एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया का निरीक्षण करके हम रोग की इसमें पुष्टि करते हैं। तो वर्तमान में एलिजा टेस्ट का सबसे ज्यादा प्रयोग एड्स के परीक्षण में हम करते हैं, याद रहेगा। अगला है, रक्त में प्लेटलेट्स की कमी का कारण सभी को पता है। डेंगू रोग जब हमें हो जाता है मादा एडिज इजिप्ट जाति के मच्छर के काटने से, जब ये रोग हमें होता है तो रक्त में प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अगला है आरटीएस, आरटीएस, एस और R21 क्या है? तो विद्यार्थियों ये मलेरिया के टीके हैं जिसे WHO ने अभी हाल ही में मान्यता प्रदान करी है या फिर हाल ही में लगाने के लिए कहा है। यह विशेष रूप से मलेरिया रोग जो कि
प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो सबसे घातक प्लाज्मोडियम माना जाता है उससे संबंधित टीके हैं। विश्व में सबसे ज्यादा मलेरिया से होने वाली मृत्यु प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम नामक परजीवी से ही होती है। तो आरटीएस, एस और R21 क्या है? तो याद रखना ये कौन से रिया के टीके हैं? मलेरिया के टीके हैं। अगला प्रश्न है कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार हेतु दी जाती है? सब जानते हैं कीमोथेरेपी कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है। कैंसर जो कि एक अनियंत्रित कोशिका विभाजन की बीमारी है जिसमें कोई भी कोशिका जिसमें विभाजन की क्षमता होती है अनियंत्रित तौर पर विभाजित होकर शरीर के किसी भी भाग में एक ट्यूमर बना लेती है। इसी ट्यूमर को खत्म करने के लिए हम जो कुछ रसायन शरीर में डालते हैं उन्हीं रसायनों को कीमोथेरेपी कहा जाता है। तो कीमोथेरेपी का प्रयोग किसके उपचार में करते हैं? कैंसर के उपचार में करते हैं। याद रहेगा निम्नलिखित में से स्वास्थ्य सूचक प्रदर्शित करता है। कौन स्वास्थ्य सूचक प्रदर्शित करता है? ऐसे कौन सा ऑप्शन है जो हमको बताता है कि यह हेल्थ का इंडिकेटर है? तो पहला है अशोधित मृत्यु दर। बिल्कुल, एक वर्ष में किसी भी एक निश्चित क्षेत्र में होने वाली मृत्यु की दर को बताता है। शिशु मृत्यु दर जन्म से लेकर विद्यार्थियों 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर कम शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर कम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। जीवन प्रत्याशा जीने की एवरेज आयु को लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर बन जाता है उपरोक्त सभी हमारे हेल्थ के इंडिकेटर होते हैं। इनका मेजरमेंट करके हम ये बता सकते हैं कि किस जनसंख्या का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और किस जनसंख्या का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। याद रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मात्र मृत्यु दर मापी जाती है। हम सभी को पता है जितनी भी मृत्यु दर होती है ये सब प्रति 1000 पर मापी जाती है। मात्र मृत्यु दर प्रति 1 लाख पर मापी जाती है। प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर गर्भावस्था या गर्भ समापन के 42 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु को मात्र मृत्यु दर कहते हैं। प्रति 1 लाख कुल जीवित जन्मों पर गर्भावस्था या गर्भ समापन के 42 दिनों के भीतर होने वाली महिला मृत्यु को हम मात्र मृत्यु दर के नाम से हम जानते हैं। तो मात्र मृत्यु दर कितने लाख पर निकलती है? मात्र मृत्यु दर 1 लाख पर निकलती है। बाकी लगभग जितनी भी मृत्यु दरें हैं विद्यार्थियों यह शब्द की शब्द कितने पर निकलती हैं? यह शब्द की सब 1000 पर निकलती हैं। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से हाइपोकेलेमिया हो जाता है? विद्यार्थियों, सोडियम की कमी से हाइपोनेट्रीमिया होता है, पोटेशियम की कमी से हाइपोकेलेमिया होता है, कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है और फास्फोरस की कमी से आर्थराइटिस होता है। हमसे पूछा हाइपोकेलेमिया किसकी कमी से, तो हम कहेंगे हाइपोकेलेमिया पोटेशियम यानी कि बी की कमी से हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों के आधार पर सत्य कूट का चयन कीजिए। कैल्शियम खनिज की कमी से हड्डियां कमजोर होती, बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस राइट। अभी मैंने कहा लोहा आरबीसी में हीमोग्लोबिन बनने के लिए आवश्यक है, कमी से एनीमिया, बिल्कुल सही है। और आयोडीन की कमी से गेंगा रोग होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो हमारा 36 यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1, 2 और तीनों कथन क्या है विद्यार्थियों? सत्य है। अगला क्वेश्चन है NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार भारत में लगभग कितने प्रतिशत बच्चे स्टंटिंग कुपोषण से ग्रसित हैं? स्टंटिंग का अर्थ होता है एज के अनुसार कद में कमी, उम्र के अनुसार लंबाई में कमी। तो लगभग भारत में NFHS 5 के अनुसार 35.5% बच्चे स्टंटिंग से ग्रसित हैं। तो आंसर बन जाता है ए। जीरो हंगर इंडेक्स जीरो हंगर कौन सा SDG लक्ष्य है? हम जानते हैं 17 SDG लक्ष्य हैं जिन्हें 2030 तक हमें प्राप्त करना है। तो जीरो हंगर यानी कि शून्य भूखमरी का जो लक्ष्य है यह हमारा कौन सा है विद्यार्थियों? दूसरा हमारा लक्ष्य है। दूसरा SDG जो है विद्यार्थियों जिसका नाम है शून्य भूखमरी। पहला कौन सा है? गरीबी की पूर्ण रूप से समाप्ति। दूसरा का है भूखमरी की समाप्ति। तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर और चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। कहानी समझ में आई है। अगले प्रश्न की हम बात करें, ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति से समझौता किए बिना भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया हो कहलाता है। यह कोई और नहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि कौन सा विकास कहलाता है? सतत विकास।
अपनी भाषा में कहें कि विकास की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, तो हम सभी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, विकास की प्रक्रिया अंधाधुंध तरीके से नहीं, विकास की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, सतत विकास होनी चाहिए। कहानी समझ में आई है। अगले प्रश्न की हम बात करें विद्यार्थियों, एसडीजी इंडिया इंडेक्स पहली बार कब जारी किया गया था? हम जानते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स भारत में नीति आयोग जारी करता है और यह इंडेक्स पहली बार भारत में 2018 में जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 2018 में। निम्न में से कौन सा कारक जैविक पर्यावरणीय कारक नहीं है? हमको पता है पर्यावरण दो कारकों से मिलकर बना है, जैविक और अजैविक। तो हमको ये देखना है कि कौन ऐसी चीज है जो कि जैविक कारक में नहीं आती है। पादप हम जानते हैं जैविक है, जंतु हम जानते हैं जैविक है, जल जैविक नहीं है, जल वायुमंडल का या पर्यावरण का अजैविक कारक है, और सूक्ष्म जीवी विद्यार्थियों जैविक कारक ही हैं। तो बेस्ट आंसर हमारा बन जाता है सी, यानी कि जल अजैविक कारक है, जैविक कारक नहीं है। अगला है सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ लिखा है दिवस, एक तरफ लिखा है आयोजन। दिवस में विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, ये बिल्कुल सत्य कथन है। विश्व वानिकी दिवस 21 अप्रैल, ये नहीं है, ये मेरे ख्याल से 21 मार्च है। कितना मार्च है? 21 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस ये है विद्यार्थियों 22 मार्च, और पृथ्वी दिवस है विद्यार्थियों 22 अप्रैल। कितना अप्रैल है? 22 अप्रैल। तो एक ही सुमेलित है, बाकी बी, सी और डी सुमेलित नहीं है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल हमने लिखा, विश्व वानिकी दिवस हमने लिखा है 21 मार्च, बिल्कुल सही है, और विश्व जल संरक्षण दिवस हमने लिखा है 22 मार्च, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ए वाला सही नहीं है, याद रहेगा। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग या इकोसिस्टम तंत्र का प्रयोग ए.जी. टेंसले ने किया है, जबकि इकोलॉजी शब्द का सबसे प्रयोग विद्यार्थियों अर्नस्ट हेकल के द्वारा किया गया था। जीवों के लिए सुरक्षित आवास, जिसको हम पारिस्थितिकी निकेत के नाम से, नीचे के नाम से जानते हैं, ये जोसेफ ग्रिनले ने दी थी, जबकि ईओ विल्सन को हम जैव विविधता का जनक कहते हैं। तो हमसे प्रश्न पूछा है इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया किसने है? तो बेस्ट आंसर है बी, यानी कि कौन से टेंसले ने दिया है? ए.जी. टेंसले ने दिया है। क्लियर। निम्नलिखित में से किस रामसर स्थल का संबंध एमआर यानी कि मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड से नहीं है? मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड का अर्थ होता है ऐसी कोई भी आर्द्र भूमि जिस पर मानव गतिविधियों से दुष्प्रभाव पड़ रहा हो या आर्द्र भूमि की जैव विविधता प्रभावित हो सकती है, ऐसी आर्द्र भूमियों के ऊपर खतरे की घंटी है, और खतरे की घंटी आर्द्र भूमियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड की यह अवधारणा 1990 में समाहित की गई है। किसी भी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित करना या किसी भी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड से बाहर करने का जो काम है, यह मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड के कोप सम्मेलन में ही किया जाता है या फिर रामसर के कोप सम्मेलन में ही किया जाता है। तो चारों ऑप्शन में से हमारा पहला ऑप्शन इसका जो है रुद्र सागर झील, रुद्र सागर झील जो कि त्रिपुरा में है, यह मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित नहीं है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसमें मानव हस्तक्षेप से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, तो यह खतरे की घंटी है, मतलब मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित है। मणिपुर की लोकटक झील भी मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित है। चिल्का झील को भी मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया था, पर सरकार ने गाद की समस्या को इसमें से निकाल लिया, और सरकार ने गाद की समस्या को निकाल लिया तो चिल्का झील को मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया। पर एक बार मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में तो सम्मिलित थी, तो याद रखना बेस्ट आंसर बन जाता है हमारा ए, यानी कि कौन सी सागर झील? रुद्र सागर झील। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? भारत में आपदाओं का बेहतर प्रबंधन करने के लिए भारत गणराज्य में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में अधिनियमित किया गया है, और इस अधिनियम के तहत ही राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर कई सारे संगठनों का निर्माण भी किया गया है, जो कि भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी हैं। तो बेस्ट आंसर बन जाता है हमारा 2005। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया आपदा के प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण प्राधिकरण है। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और 9 से अनधिक सदस्य होते हैं। उन 9 से अनधिक सदस्यों में से ही एक उपाध्यक्ष बनाया जाता है, और व्यवहार में हम देखें तो लगभग उपाध्यक्ष ही व्यवहार में सारे कार्य करता है। तो 46 का बन जाता है सी, यानी कि प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना
इसके तहत जारी की गई हैं। तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो कि जापान में 2015 में आयोजित हुआ था, इसमें विद्यार्थियों एक रणनीति बनी। यह रणनीति अगले 15 वर्षों तक प्रभावी है, यानी कि 2030 तक प्रभावी है। और इसके तहत सभी देशों को जिसने इसमें भाग लिया था वो देश अपने यहाँ पर आपदा प्रबंधन के लिए बेहतर नीति बनाएंगे, तो भारत योजना बनाएंगे। तो भारत में इसी सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत आपदा प्रबंधन योजना कब जारी की गई है? 2016 में। तो बेस्ट आंसर बन जाता है बी, यानी कि सेंडाई फ्रेमवर्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सत्य कूट का चयन कीजिए। इन सब में से ढूंढना है कि कौन सा कथन हमारा सही है। पहला, बादल फटना, ओलावृष्टि, सुनामी, चक्रवात प्राकृतिक आपदाएं हैं। बिल्कुल सही बात है। मृदा अपरदन, नाभिकीय विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट, गैसीय एवं तेल रिसाव मानव जनित आपदा नहीं है, ये गलत है। ये सब मानव जनित आपदा ही हैं। आपदा प्रबंधन के मुख्यतः 3 चरण होते, बिल्कुल, आपदा के पूर्व, आपदा के समय और आपदा के पश्चात, और इन्हीं में ही हम अलग अलग चरणों में आपदा का प्रबंधन करते हैं, तो ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 हमारा सही है, लेकिन कथन 1 और 3 हमारा सही है, लेकिन 2 कथन हमारा सही नहीं है। तो बेस्ट आंसर बन जाता है हमारा बी, यानी कि 1 एवं 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन से आपदाओं को रोकने या कम करने के लिए उपाय हैं? आपदाओं को कम करने के उपायों में पहला उपाय है पर्यावरणीय दृष्टि सतत विकास। बिल्कुल सही है। जोखिम मूल्यांकन और सुभेद्यता मानचित्र, ये भी सही है। शहरों का नियोजन और विकास, ये भी सही है। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही। यानी कि बेहतर आपदाओं को हमें प्रबंधन करना है, तो इन सब चीजों पर हमें विचार करना ही पड़ेगा। तो आपदा प्रबंधन के लिए सतत विकास भी आवश्यक है, जोखिम का मूल्यांकन भी आवश्यक है, शहरों का बेहतर प्लानिंग भी आवश्यक है। तो बेस्ट आंसर बन जाता है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्लियर है। अगला, निम्नलिखित में से सत्य विकल्प का चयन कीजिए। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में बनाया गया। बिल्कुल सही है। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण 1989 में बनाया गया। ये गलत है विद्यार्थियों, 1981 में बनाया गया। ध्वनि प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, तो ये बनाया गया 2002, नहीं, ये भी गलत है, यह 2000 में पारित किया गया। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2018 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया। तो अधिसूचित तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया, पर यह 2018 नहीं 2016 में अधिसूचित किया गया। तो याद रखना, बेस्ट आंसर हमारा बन जाता है ए सही है, बाकी दूसरा क्या है? गलत है। क्लियर है। अगला है, द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है। प्रदूषक यदि हम बात करें विद्यार्थियों, तो 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक प्राथमिक प्रदूषक और एक होते हैं द्वितीयक। जो अपने मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाते हैं वो प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं। प्राथमिक प्रदूषकों की अंतःक्रिया से जो नई चीज बनती है और उससे प्रदूषण फैलता है वो द्वितीयक प्रदूषक होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अपने स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाती है, प्लास्टिक अपना स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी वैसी ही प्रदूषण फैलाती है, परंतु ओजोन का निर्माण होता है, ओजोन का निर्माण होकर फिर प्रदूषण यह फैलाती है। तो नाम रहेगा विद्यार्थियों, द्वितीयक प्रदूषक में कौन सा जोन हो जाता है? ओजोन हो जाता है। अगला, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में बनाया गया था। और इस जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को अधिनियमित और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने एक संगठन भी बनाया। इसका नाम था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इसकी स्थापना हमने जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत सितंबर 1974 में ही की थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो 52 का आंसर हो जाता है हमारा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों के आधार पर नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब ऐसे पदार्थ जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं हो सकते हैं, उनको नाम देते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो सूक्ष्म जीवों से अपघटित हो जाए वो बायोडिग्रेडेबल है, जो सूक्ष्म जीवों से अपघटित नहीं हो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो कौन अपघटित नहीं है? तो आप देखो, शीशा नहीं टूटता है सूक्ष्म जीवों से, डीडीटी नहीं टूटता है, कागज टूट जाता है, कास्ट लकड़ी टूट जाती है, प्लास्टिक नहीं टूटता है। तो 1 2 5 जहां दिखेगा वो अपना आंसर सही है। ये 1 2 और 5 हमारा सही है, ए वाला सही है। अगला, सुमेलित
भेद कीजिए, एक तरफ लिखे हैं सम्मेलन, एक तरफ लिखा है वर्ष। स्टॉकहोम सम्मेलन जो स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था, पहला पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया गया कदम था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 कनाडा के मॉन्ट्रियल में। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997। पेरिस समझौता हुआ 2015। तो बेस्ट आंसर बन जाता है हमारा 4321। 4321 कहां लिखा है? ये लिखा है, यानी कि बेस्ट आंसर बन जाता है हमारा सी वाला। अगला, मनुष्य में पोषण की क्रिया कितने पदों में होती है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। पोषण की क्रिया 5 पदों में होती है। अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है और बहिर्क्षेपण होता है। इन 5 पदों से ही मनुष्य में कौन सी क्रिया होती है? पोषण की क्रिया। पोषण वह क्रिया है जिसमें कोई भी जीवधारी पोषक पदार्थों को या भोजन को ग्रहण करता है और उसका उपयोग अपने जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए करता है। 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी उन्हें हम कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, जैसे हरे पौधे। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। पचने के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 1:1:2 होता है, ये गलत है। 1:2:1 होता है, CnH2ON होता है। जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन और जितना कार्बन उतना ही ऑक्सीजन। तो तीसरा वाला गलत है, यानी कि असत्य कथन का चुनाव करना है। तो सी, यानी कि केवल सी हमारा गलत है, बाकी पूरे के पूरे क्या है? सही है। क्लियर। अगला, लैक्टोज डाइसैकेराइड मिलकर बना होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर तो विद्यार्थियों बन जाते हैं सुक्रोज। ग्लूकोज और ग्लेक्टोज मिलकर बन जाता है लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर बन जाता है माल्टोज। तो बिल्कुल विद्यार्थियों, ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज मिलकर लैक्टोज बन रहा है। दूध के मीठा लगने का कारण लैक्टोज शर्करा ही है। तो बी वाला आंसर हमारा सही हो जाता है। अगला, प्रोटीन का निर्माण किसके सहयोग से होता है? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाइयां अमीनो अम्ल होती हैं। कई सारे अमीनो अम्ल जुड़कर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। इसे हम कौन सा टीन कहते हैं? प्रोटीन हम कहते हैं। तो प्रोटीन को बनाने की सबसे छोटी इकाई कौन सा अम्ल है? अमीनो अम्ल है। क्लियर। अगले प्रश्न की हम चर्चा करें विद्यार्थियों, निम्न में से संयुग्मी प्रोटीन का उदाहरण है। हम जानते हैं प्रोटीन 3 प्रकार के हैं, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। जो प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल से मिलकर बने हैं वो सरल प्रोटीन होते हैं। जो प्रोटीन जिसमें अमीनो अम्ल के अतिरिक्त अन्य अणु का भी संयोजन होता है वह संयुग्मी प्रोटीन होते हैं। और ऐसे प्रोटीन जो कि किसी प्रोटीन के टूटने से उत्पन्न होते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। तो संयुग्मी प्रोटीन का सबसे बढ़िया उदाहरण है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसमें ग्लाइकोजन भी है और प्रोटीन भी है। तो 59 का बन जाता है ए। अगला प्रश्न है, वसा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं, ये भी करेक्ट है। वसा सामान्य ताप यानी कि 20 डिग्री तापमान पर ठोस अवस्था में होती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो सत्य कथन का जो चुनाव है विद्यार्थियों ये हो जाता है हमारा 1, 2 और 3, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाता है। तो बेसिक बात है विद्यार्थियों, सामान्य ताप पर जो ठोस अवस्था में होते हैं जो इसको हम बोल देते हैं संतृप्त वसा, और इस तापमान पर लिक्विड में हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? असंतृप्त वसा। लेकिन अधिकांश वसा हमको सामान्य ताप पर यानी कि 20 डिग्री ताप पर लगभग कौन सी अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में। अगला, नई स्वास्थ्य नीति के अनुसार किस वर्ष तक जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष करना है? तो 70 वर्ष हमें जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य नीति के अनुसार कितने 2025 तक करना है? 2025 तक हमें करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है स्वास्थ्य नीति 2017 का। विद्यार्थियों हमने आपको बता दो यह प्रश्न टेस्ट सीरीज में 2 बार रिपीट हो चुका है। ये हमने पहले भी देख लिया और गलती से मिस प्रिंट होकर डबल बार रिपीट हो गया, तो आपको तनाव नहीं लेना है। अभी हमने पढ़ा था कि पहला एसडीजी नीति आयोग ने कब जारी किया था? 2018 में। वही प्रश्न फिर आ गया, नीति आयोग ने कब पहला सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया था? तो ये भी है दिसंबर 2018 में।
क्लियर। अगले प्रश्न की हम बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के स्थानांतरण को 10% का नियम किसने दिया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, जब हम ऊर्जा पिरामिड सीधा बना रहे थे तो यह 10% नियम लिंडमान नामक व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, कि जिसमें से एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जब ऊर्जा जाती है तो 90% ऊर्जा का तो लॉस हो जाता है, मात्र 10% ऊर्जा ही क्या होती है? संचित होती है। इसे लिंडेमान का 10% नियम कहते हैं। क्लियर विद्यार्थियों। अगला है पारिस्थितिकी निकेत। निकेत मतलब जहां पर जीव रहता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कल्पना का प्रतिपादन जोसेफ ग्रिनले ने किया था, बिल्कुल सही कथन है, मैंने कहा भी था आपको। इसका संबंध जातियों के लिए सुरक्षित आवास से है, यह भी बिल्कुल सही है। जातियों के विशेष क्षेत्र में आवास से संबंधित है, यह भी बिल्कुल सही है। एक विशेष प्रकार की प्रजाति एक विशेष प्रकार की जगह पर ही रहती है, इसको हम जातियों का सुरक्षित आवास कहते हैं। इन्वायरमेंट में विद्यार्थियों इसको हम नाम देते पारिस्थितिकी नीचे या निकेत, और यह अवधारणा जोसेफ ग्रिनले ने ही दी थी। तो बेस्ट आंसर बन जाता है डी, यानी कि उपरोक्त कथन जितने भी हैं वो सभी के सभी हमारे क्या हैं विद्यार्थियों? सही हैं। क्लियर रहेगा। अगले प्रश्न की यदि हम बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। लवणोद्भिद की यदि हम बात करें तो दलदली पौधे हैं। हेलियोफाइट्स की हम बात करें तो अधिक प्रकाश में उगने वाले पौधे। सियोफाइट्स की हम बात करें तो छांव में उगने वाले पौधे। शैलोद्भिद की हम बात करें तो चट्टानों पर उगने वाले पौधे। तो आंसर हो जाता है हमारा 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2, 3 यानी कि आंसर हो जाता है हमारा बी वाला आंसर इसका सही है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? जितनी भी विश्व में आर्द्र भूमियां हैं इनको बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया गया पहला प्रयास 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कहां पर हुआ था? रामसर में। रामसर कहां पर है? ईरान में। और यहां पर ही विद्यार्थियों एक बहुउद्देश्य सम्मेलन और कन्वेंशन हुआ। इसी के तहत अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमियों को मान्यता प्रदान की जाती है, जिन्हें रामसर साइट के नाम से भी हम जानते हैं। और प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। तो आंसर याद रखना बी, 2 फरवरी 1971। अगला है जैव विविधता में किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को क्या कहा जाता है? तो विद्यार्थियों हमने पढ़ा था आर.एच. विटेकर महोदय के द्वारा जैव विविधता के मापन की 3 विधियां बताई थी, एक अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा मापन में एक निजी इकोसिस्टम में हम प्रजातियों की संख्या ज्ञात करते हैं। बीटा मापन का मतलब है 2 इकोसिस्टम के बीच में तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं और संख्या ज्ञात करते हैं। इसी को हम नाम देते हैं कि जब किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को हम मापते हैं। 2 अलग अलग क्षेत्रों का तुलनात्मक हम अध्ययन करते हैं, संरचना का हम अध्ययन करते हैं, इसको हम नाम देते हैं बीटा विविधता। और गामा विविधता क्या है? जब एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर जिसमें कई इकोसिस्टम हो सकते हैं उनके बीच में प्रजातियों का जब तुलनात्मक हम अध्ययन करते हैं इसको गामा विविधता कहा जाता है। तो हमसे पूछा है प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को हम क्या नाम देते हैं? तो एक शब्द में, और इसे बीटा विविधता भी कहा जाता है। ऐसा भी लिखा हुआ आ जाए कि 2 इकोसिस्टम के बीच में प्रजातियों का मापन क्या कहलाता है? तो वो भी बीटा विविधता ही है। एक इकोसिस्टम में यदि हम करते हैं तो वो क्या है? अल्फा विविधता है। एक संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में हम करते हैं तो वो क्या है? गामा विविधता है। याद रखना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सबसे पहले एजी टेंसले ने दिया था, बिल्कुल राइट है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक समुदाय तथा अजैविक पर्यावरण दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा एक स्थितिक है, नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा स्थितिक नहीं, यह गतिक है। आज जो पारितंत्र है हो सकता है वो कल नहीं हो, कल जो होगा वो हो सकता है आज नहीं हो, या हो सकता है मानव या प्राकृतिक कारणों से उसमें विघटन हो जाए और वापस से वह क्षेत्र एक इकोसिस्टम के रूप में विकसित हो जाए। तो इकोसिस्टम एक रुकी हुई नहीं, एक गतिक अवधारणा होती है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, यह बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, 1, 2 और 4 तो सही है लेकिन 3 सही नहीं है। हमसे सत्य पूछा है तो 1, 2, 4 यानी कि ये रहा, बेस्ट आंसर बन जाता है हमारा सी वाला। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है।
मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? यह अरुणाचल प्रदेश में है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में है। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गोवा में। तो आंसर है 3-4-1-2, 3-4-1-2, यानी कि बी वाला आंसर हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोशिका द्रव में धन आयन के रूप में, बिल्कुल सही है। पेशी संकुचन तथा रक्तदाब का नियंत्रण करता है, सही है। पोटेशियम की कमी से हाइपोकेलिमिया रोग होता है, सही है। अभी हमने आगे पढ़ा था सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो 1, 2 और 3 यानी कि डी वाले तीनों कथन हमारे क्या है? सही है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? क्लास में हम पढ़ते हैं टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होने वाला रोग है, जो कि एक लिंग गुणसूत्र रोग है, जिसमें 2 एक्स में से एक एक्स विलोपित होने से महिलाओं में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 हो जाते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम रोग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? 45 हो जाते हैं। अगला, निम्न में से कौन एक अनुवांशिकी रोग है? एडवर्ड सिंड्रोम, बिल्कुल। क्रोमोसोम नंबर 18वें जोड़े में 2 की बजाय 3 गुणसूत्र होने से। वर्णांधता भी सही है। शाही रोग को हीमोफीलिया कहते हैं। उपरोक्त सभी, तो एडवर्ड सिंड्रोम भी अनुवांशिकी रोग है। कलर ब्लाइंडनेस भी अनुवांशिकी रोग है। शाही रोग यानी कि हमारा जो रॉयल डिसीज है, जिसको अपन हीमोफीलिया नाम देते हैं, वो भी विद्यार्थियों अनुवांशिकी रोग ही हैं। तो बेस्ट आंसर बनता है डी, यानी कि उपरोक्त सभी चारों दिए हुए कौन से वांशिकी रोग है? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी के प्रयोग हेतु मेंडल ने सर्वप्रथम किस पौधे का चयन किया था? बचपन से लेकर 56 तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अनुवांशिकी के प्रयोग हेतु मेंडल ने सबसे पहले जिस पौधे का चयन किया उसका नाम था पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम किसी और का नाम नहीं, यह मटर के पौधे का वानस्पतिक नाम है, याद रहेगा। अगली यदि हम प्रश्न की बात करें, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? 2047 तक भारत के जनजाति क्षेत्रों में या जनजाति भाई बहनों में फैला हुआ जो सिकल सेल एनीमिया है, उस रोग को पूरी तरीके से कौन सा समाप्त करना है? समाप्त करना है। तो इसकी डेट याद रखना, सन याद रखना, 2047 में। क्लियर। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सिकल सेल एनीमिया के संदर्भ में सत्य कूट का चयन कीजिए। यह एक अनुवांशिकी विकार है, बिल्कुल सही बात है। आरबीसी का जीवन काल घटकर 10 से 20 दिन हो जाता है, यह भी सही है। इस रोग के परीक्षण हेतु सोडियम मेटाबाइसल्फाइड परीक्षण किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस रोग के निदान हेतु अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण तथा जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी का उपयोग किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो हालांकि परीक्षण कई चीजों से हो सकते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड टेस्ट भी होता है। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, चारों के चारों आंसर सही है, यानी कि उपरोक्त सभी डी वाला आंसर हमारा सही हो जाता है, याद रहेगा। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुवांशिकी रोग को मंगोली जड़ता भी हम नाम देते हैं? डाउन सिंड्रोम। 21वें जोड़े में 2 की बजाय जब 3 गुणसूत्र हो जाते हैं तो व्यक्ति में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं। इसी को मंगोली जड़ता या डाउन सिंड्रोम के नाम से भी हम जानते हैं। इसी को 21वीं ट्राइसोमी भी कहते हैं। ट्राइसोमी मतलब 2n+1 इसको कहा जाता है। जोड़े में 2 की बजाय 3 होना, कबाब में हड्डी हो जाना, ये वही चीज है। अगली यदि हम बात करते हैं, सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। जो सही सुमेलित है उसका हमें चयन करना है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला अहमदाबाद नहीं, गलत। राष्ट्रीय भौतिकशाला मेरे ख्याल से नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा, हाँ ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान देहरादून नहीं, ये कहां पर होना चाहिए? लखनऊ में होना चाहिए। और राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर भी नहीं है, ये हैदराबाद में होना चाहिए। तो बेस्ट आंसर है हमारा बी, यानी कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा सही है, बाकी सब गलत है। तो आप देख लीजिए, गोवा सही है, भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है, वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। तो आंसर बन जाता है बी। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद CSIR की स्थापना कब हुई थी? तो CSIR की स्थापना जो है 1942 में हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट संगठन है, इसके तहत कई प्रयोगशालाएं और कई सारे संगठन कार्य करते हैं। तो नाम याद रखना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। क्लियर है। अगला, निम्नलिखित में से सत्य विकल्प का चयन कीजिए। CSIR अभी हमने पढ़ा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है? वित्त पोषित नहीं है, नहीं नहीं, ये इसके द्वारा वित्त पोषित है, मतलब ये गलत हो जाता है, हमें सत्य कथन का चुनाव करना है। अगला, इसका पंजीकरण सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत हुआ, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका पदेन अध्यक्ष केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री होता है? नहीं, इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सीएसआई का मुख्यालय हैदराबाद में नहीं, नई दिल्ली में है। तो सत्य कथन बस बी वाला है विद्यार्थियों। सीएसआईआर बिल्कुल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ही वित्त पोषित है, यह अधिनियम के तहत हुआ है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा और मुख्यालय हैदराबाद में नहीं, कौन सी दिल्ली में है? नई दिल्ली में है। अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्व नाम क्या था? तो इसका पूर्व नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूरा नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। बाद में जाकर इसका नाम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हुआ है। तो बेस्ट आंसर बन जाता है हमारा सी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ लिखी है प्रयोगशाला, एक तरफ लिखा है स्थान। सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम ये है बेंगलुरु में, एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च सेंटर ये है हैदराबाद में, डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी ये है मैसूर में, और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ये कहां पर है विद्यार्थियों? लेह में है। तो आंसर बन जाता है 4 3 2 1, यानी कि डी वाला आंसर हमारा करेक्ट है। अगला है, चंद्रयान 1 किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? चंद्रयान जो है फर्स्ट, ये PSLV C11 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और लगभग 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित, हाँ 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो बेस्ट आंसर बन जाता है सी, यानी कि PSLV C11 याद रहेगा। अगला, सुमेलित कीजिए। एक तरफ लिखा है इसरो की इकाइयां, एक तरफ लिखा है अवस्थिति। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा यानी कि 1 का 2, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि तिरुवनंतपुरम बिल्कुल सही है, मुख्य नियंत्रण सुविधा कर्नाटक के हासन में है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ये कहां पर है? अहमदाबाद में है। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 यानी कि बी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। तो याद रखना 2 1 4 3 इसका आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन कीजिए। एक तरफ लिखा है नौवहन उपग्रह प्रणाली, एक तरफ लिखा है दे। जीपीएस अमेरिका बिल्कुल सही है, ग्लोनास इजराइल नहीं ये गलत है। ग्लोनास जो है नौवहन प्रणाली रूस की है, गैलीलियो यूरोपीय संघ की है, बेउड या कंपास चीन की है। असुमेलित जो है वो कौन सा है? बी। ग्लोनास जो है ये इजराइल नहीं, ये कहां की है विद्यार्थियों? यह रूस की है, याद रहेगा। अगली हम बात करें, इसरो द्वारा मध्य प्रदेश के किस शहर में मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र की स्थापना है? उपग्रहों से संबंधित मुख्य नियंत्रण केंद्र जो है ये 2 जगह है, एक कर्नाटक के हासन में है और एक मध्य प्रदेश के भोपाल में है। तो हमसे मध्य प्रदेश का पूछा है, तो ये कौन से पाल में स्थित है विद्यार्थियों? भोपाल में स्थित है। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के आधार पर सत्य कूट का हमें चयन करना है। क्रायोजेनिक वह तकनीक होती है जिसमें माइनस टेम्परेचर पर किसी भी ईंधन को लिक्विड अवस्था में हम रखते हैं, इस तकनीक को नाम देते हैं क्रायोजेनिक। तो यह ऐसी तकनीक है जिसका तापमान अति न्यूनतम होता है, करेक्ट है। इसमें ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन -253 डिग्री और द्रव ऑक्सीजन -183 डिग्री का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका प्रयोग इंजन के PSLV में किया जाता है, नहीं ये गलत है। इसका जो प्रयोग है ये GSLV में किया जाता है। तो सही जो है वो है 1 और 2। 1 और 2 का मतलब हमारा पहला वाला जो आंसर है वो क्या हो जाता है? करेक्ट है। तो 1 और 2 हमको याद रखना है जो सही है, बाकी जो है वो क्या है विद्यार्थियों? गलत है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर हम चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करना है। चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस, बिल्कुल सही है। शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत है, यह भी सही है। वनस्पति विज्ञान के जनक हेनीमेन है, ये गलत है। वनस्पति विज्ञान के जनक हेनीमेन नहीं, थियोफ्रेस्टस है। हेनीमेन को तो हम होम्योपैथी चिकित्सा का जनक कहते हैं। और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है, ये भी बिल्कुल सही है। असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन है हमारा सी, यानी कि सी वाला कथन क्या है? असत्य है।
क्लियर प्यारे विद्यार्थियों। अगला है सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, जो बिल्कुल मिला हुआ है उसका चयन करना है। एक तरफ लिखा है विज्ञान की शाखाएं, एक तरफ लिखा है अध्ययन। हिस्टोलॉजी कोशिकाओं का नहीं, हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन करती है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का बिल्कुल अध्ययन करती है। एंथोलॉजी उभयचरों का नहीं, यह फूलों का अध्ययन करती है। साइटोलॉजी ऊतक का नहीं, कोशिकाओं का अध्ययन करती है। तो एक ही सही सुमेलित है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन करती है, मतलब बी वाला सही है। पसलियों को आपस में जोड़ने वाली हस्ती, हम जानते हैं मानव के केंद्रीय कंकाल तंत्र में या अक्षीय कंकाल तंत्र में पसलियां भी होती हैं। पसलियों की संख्या 24 है। 24 पसलियों को आपस में जोड़ने वाली जो बीच में हड्डी होती है, इसे स्टर्नम कहा जाता है। तो आंसर बन जाता है हमारा ए, यानी कि स्टर्नम है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के द्वारा एंजाइम का स्त्रावण होता है? हम जानते हैं ग्रंथियां दो प्रकार की मुख्य रूप से अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। अंतःस्रावी हार्मोन का सेक्रेशन करती है, बहिःस्रावी एंजाइम का सेक्रेशन करती है। तो पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी है, थाइमस ग्रंथि अंतःस्रावी है, थायराइड ग्रंथि तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। श्वेत ग्रंथियां जो त्वचा में पाई जाती हैं, और त्वचा में पाई जाने वाली इस श्वेत ग्रंथियों से पसीने का उत्सर्जन होता है, और पसीने के अंदर विद्यार्थियों लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम वही जो अपने लार में भी पाया जाता है, और यही लाइसोजाइम एंजाइम हमारी त्वचा में उपस्थित जीवाणु से त्वचा की क्या करता है? रक्षा करता है। क्लियर है? तो अगला आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है हमारा डी, यानी कि श्वेत ग्रंथि। अगला प्रश्न है असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ लिखा है सिद्धांत, एक तरफ लिखे है प्रवर्तक। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत लेमार्क नहीं, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है बड़े भाई साहब डार्विन ने दिया था। लेमार्क ने तो उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी का नियम दिया था। द्विनामकरण पद्धति कैरोलस लिनियस करेक्ट है। उत्परिवर्तनवाद डी ब्रिस करेक्ट है। कोशिका सिद्धांत श्वान एवं स्लाइडेन ये भी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ए वाला करेक्ट नहीं है। तो बेस्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाता है? ए। निम्नलिखित में से किसने कृत्रिम जिन के संश्लेषण हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सबसे आसान क्वेश्चन। दुनिया में पहली बार आर्टिफिशियल जीन या आर्टिफिशियल डीएनए बनाने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर जिनका नाम था हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को इनकी इस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो बेस्ट आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कूट कवक, शैवाल और पक्षियों के अध्ययन को बताता है? तो कवक है माइकोलॉजी, शैवाल है फाइकोलॉजी, पक्षी है ऑर्निथोलॉजी। मतलब 3-2-1 3-2-1 भाई कहां पर है? यहां पर है। तो डी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है 3-2-1। प्रश्न है रक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर सत्य कूट का चयन कीजिए। रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी बिल्कुल राइट है। शारी विलियन है बिल्कुल, रक्त की पीएच वैल्यू लगभग 7.4 होती है। सामान्यतः पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त ज्यादा होता है, गलत है। पुरुषों में रक्त ज्यादा है पर महिलाओं में कम है। तो सत्य कुट हमारा बन जाता है ए, यानी 1 एवं 2 सही है, बाकी सब कथन क्या है? गलत है। अगला रक्त समूह ए बी सार्वभौमिक प्राप्त करता है क्योंकि इसमें, यानी कि हम पढ़ते भी हैं ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। इसका रीजन ये है कि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। जब इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है तो यह विद्यार्थियों किसी भी एंटीजन से क्रिया करेगा ही नहीं, और जब किसी एंटीजन से क्रिया करेगा ही नहीं तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी से भी रक्त ले सकता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं यह यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। क्लियर? तो आंसर हमारा बन जाता है सी, यानी कि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। अगला निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, करेक्ट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में स्रावित होता है, करेक्ट है। सर्टोली कोशिका टेस्टिस में पाई जाती है, करेक्ट है। पित्त रस पित्ताशय से स्रावित होता है, गलत है। पित्त रस यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय में संचित होता है। क्या होता है? पित्ताशय में संचित होता है। तो बेस्ट आंसर हमारा बन जाता है डी, गलत है। बाकी तीनों क्या है विद्यार्थियों? सही है। अगला सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है स्थान हड्डियों की संख्या। रीढ़ की हड्डी विकसित होने पर 26 हो जाती है, पहले 33 होती है। सर में होती है टोटल 29 हड्डियां विद्यार्थियों।
विद्यार्थियों, फेशियल इनके चेहरे में होती है 14 और कान में होती है 6, इनकस मेलियस स्टेपिस। तो यहां पर हम कहेंगे 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी कि डी वाला आंसर हमारा सही हो जाता है। अग्नाशय की किस कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है? अग्नाशय ग्रंथि के अंदर कुछ कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। इन्हें सबसे पहले लेंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने देखा था, इसलिए हम इन्हें लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं भी कहते हैं। और इसी के द्वारा हम इंसुलिन का सेक्रेशन होता है और यही ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने के लिए लीवर को प्रेरित करता है। तो बेस्ट आंसर बन जाता है हमारा ए, यानी कि बीटा कोशिकाओं में। क्लियर। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुवंशिक रोग के कारण पुरुष नपुंसक हो जाते हैं? पुरुषों में होने वाला एक खास रोग है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, जिसके अंदर पुरुषों में गुणसूत्र की जो संख्या है यह 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 47, क्योंकि उनमें एक एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, जिसके अंदर पुरुषों में महिलाओं जैसे कैरेक्टर आ जाते हैं और उनके नपुंसक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आंसर हो जाता है सी, यानी कि क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है। आखिरी क्वेश्चन है विद्यार्थियों, पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है तापमान, प्रकाश और जल पर्यावरण के अजैविक कारक हैं, बिल्कुल सही है। पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्मजीव पर्यावरण के जैविक कारक हैं, यह भी बिल्कुल सही है। जैविक कारकों का पारिस्थितिकी तंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है विद्यार्थियों, क्योंकि जैविक कारक मिलकर और अजैविक कारक मिलकर ही जब इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जैविक तंत्र का इकोसिस्टम पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो सत्य कौन सा है? तो सत्य है हमारा 1 और 2 कथन हमारा सत्य है। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? तो ये जो आज का डिस्कशन था, ये हमारा बीजारंभ टेस्ट सीरीज के अंतर्गत होने वाले प्रश्न पत्र यूनिट 7 यानी कि विज्ञान, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित था। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? तो आप अपने आंसर बढ़िया तरीके से मिला लीजिए, अपने उत्तरों को देख लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले किसी लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।